नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था का सेकेंड पार्ट कवर करेंगे। पहला पार्ट मैंने करवा दिया है और इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसमें जाके आप देख सकते हैं। इसमें हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, इंग्लिश में बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ मिक्स इकोनॉमी, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, इसको कवर करेंगे। तो मेनली हम लोग इसमें ये देखेंगे कि मिक्स इकोनॉमी होती क्या है और जो भारत में मिक्स इकोनॉमी है उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और फिर लास्ट में देखेंगे टाइप ऑफ इकोनॉमी और जो सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के वो कौन कौन से होते हैं और जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उसमें पूंजीवाद और समाजवाद, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी होता है और जो गवर्नमेंट होती है उसकी भी कुछ कंपनियाँ होती हैं। मतलब कई जो फील्ड जो होते हैं वो गवर्नमेंट उसमें, मतलब PSU जैसे है ना इंडिया में, तो उनकी भी हिस्सेदारी होती है। तो दोनों पार्ट जब साथ में काम करते हैं तो उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। तो जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें उसका तो लक्ष्य होता है कि जो प्रॉफिट हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और जबकि जो सर्विस क्या बोलेंगे पब्लिक सेक्टर है जो उसका जो लक्ष्य होता है कि लोगों को जो वहाँ पे काम कर रहे हैं ना उनको सही वो सैलरी दे पाएँ और जो उनका जो वर्किंग कंडीशंस हैं वो सही हों, और बाकी उनसे जो आय प्राप्त होती है वो काफ़ी सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग जगह पे यूज भी करती है। तो जो मेन एम पब्लिक सेक्टर का होता है वो प्रॉफिट नहीं होता है, वो होता है पब्लिक वेलफेयर। तो इस तरह से अपने यहाँ मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी में ये दोनों सेक्टर आपस में रह के देश का विकास करते हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है क्योंकि कई सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनियां भी हैं और प्राइवेट सेक्टर भी एक साथ मतलब है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां हैं। अगला पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि अपने यहाँ जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना वो इस तरह से अपनाएगी कि पहली बार जो पहली औद्योगिक नीति थी इंडिया की वो 1948 में आई और जो दूसरी थी वो 1956 में आई। तो इन दो औद्योगिक नीतियों की वजह से एक इस तरह की व्यवस्था की गई कि यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी बनी रहे। यह दोनों क्षेत्र स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते बल्कि वे विभिन्न तंत्रों अर्थात सरकारों द्वारा कार्यान्वित नीतियों द्वारा नियंत्रित होते हैं। इसमें जो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर होते हैं ना उसके लिए पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट, और जो ये कंपनियां होती हैं उनको फॉलो करना होता है उन पॉलिसीज का। तो जो नियंत्रण का काम है ना वो सरकार का रहता है। आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए नई नीतियों को अपनाया गया जिससे वैज्ञानिक, औद्योगिक और तकनीकी विकास के लिए आधार तैयार हो सके। तो अपने यहाँ धीरे धीरे अब पब्लिक सेक्टर की तरफ रुझान कम हो रहा है और प्राइवेट सेक्टर में बढ़ रहा है, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है ना वो घाटे में जा रही हैं ज़्यादातर। अब हम लोग देखते हैं कि मतलब जो डेवलपमेंट है उसके लिए नई नीतियाँ अपनाई गई हैं धीरे धीरे। वो तो बताया ना, जैसे 1991 का जो उदारीकरण था, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, LPG रिफॉर्म, और भी ऐसे बहुत सारे नॉर्म्स लाए जा रहे हैं और गवर्नमेंट हर साल डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट भी रख रही है। तो इससे काफ़ी चेंज भी आया है। तो GDP के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय GDP थी 2.7 लाख करोड़ रुपए में है ये, और जो 2021 में थी ये है 135.13 लाख करोड़। तो जो इसी का रिजल्ट है ना, जो पॉलिसीज़ हैं जिससे कि जो GDP में ग्रोथ रेट है ना बहुत ज़्यादा रही है। और अभी अगला पॉइंट लिखा है कि अभी ये न्यूज आई है कि इंडिया ब्रिटेन को पीछे छोड़ के 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया। GDP के हिसाब से है बात ये। इसके अतिरिक्त 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के साथ इसकी वृद्धि और विस्तार में कई गुना वृद्धि हुई। इसके बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, आपके इसमें सिलेबस में है। अब हम लोग देखते हैं भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं भारत में। नियंत्रित फिर भी मुक्त आर्थिक विकास, मतलब कंट्रोल्ड एट, इसका मतलब इंग्लिश में कंट्रोल्ड एट फ्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो गवर्नमेंट है इन कंपनियों में
थोड़ा कंट्रोल तो करती है, लेकिन वो इतना कंट्रोल नहीं करती कि जो वो कंपनियां वो अच्छे से काम ना कर सकें। दूसरा है नागरिक कल्याण को प्राथमिकता। तो ये तो है ही कि जो आम नागरिक है ना, उसका वेलफेयर, जो हमारा संविधान है ना, उसके भी मूल में निहित है। तो उसको भी मतलब जो पब्लिक वेलफेयर है ना, वो टॉप पे रहता है। आर्थिक योजनाओं का पालन, जो गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती है ना, उनका भी पालन करना पड़ता है। मूल्य विनियमन, प्राइस रेगुलेशन, मतलब कि गवर्नमेंट ज़्यादा महंगाई नहीं बढ़ने देती है। उसके लिए कई, जैसे अभी पहले गेहूं के निर्यात पे रोक लगा दी है गवर्नमेंट ने, अभी चावल के निर्यात पे भी रोक लगा दी है। तो जो इनका मूल्य है ना गेहूं चावल का, बढ़ रहा था मार्केट प्राइस, तो उसको कंट्रोल करने के लिए निजी सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व। तो जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसका बेसिक तो यही है। अब हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के गुण देखते हैं, मतलब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या हैं। स्वतंत्रता, मतलब कंपनियों को स्वतंत्रता रहती है। कल्याण, आम जनता का कल्याण हो। और संसाधनों का आवंटन, मतलब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि कई जगह केवल प्राइवेट सेक्टर कंपनियां काम कर सकती हैं, कई जगह केवल पब्लिक सेक्टर, और कई जगह ऐसा है कि दोनों कंपनियां काम करती हैं। अब इसके जो दोस्त हैं वो देखते हैं, निगेटिव पॉइंट्स। अक्षमता, तो बहुत जगह जो गवर्नमेंट सेक्टर है ना, उसमें जो आउटपुट है वो सही नहीं रह रहा है, इसीलिए जो ज़्यादातर कंपनियां हैं ना, जो PSUs हैं, वो घाटे में चल रही हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो ये डिसइन्वेस्टमेंट पे जो मेन पॉइंट रहता है कि अब जो सरकार का काम है वो बिजनेस करना नहीं है। इनइफेक्टिवनेस, ऐसे इनइफेक्टिव भी हो जाते हैं बहुत सारी, मतलब जो स्कीम्स हैं या जो प्राइवेट कंपनियां करना चाहती हैं वो बहुत सारे नॉर्म्स की वजह से कर नहीं पाती हैं, तो थोड़ा इनइफेक्टिवनेस भी आती है। आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण, हाँ ये भी है इसमें कि लग तो रहा है कि दोनों सेक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन जो इस समय न्यूज़ में तो चल रहा है और माहौल भी बना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर की कुछ बिलियनर्स जो इंडिया के, उनको फ़ायदा पहुंचा रही है। निष्कर्ष मैंने यहाँ पे लिखा है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था ने सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं में के कुछ डोमेन को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया है। ये बात सही है ना कि कई जगह डिफेंस में भी निजी कंपनियां आ गई हैं। कुछ क्षेत्र जो सार्वजनिक क्षेत्र के उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है वो पेट्रोलियम, कोयला और बिजली, इन 3 सेक्टर में गवर्नमेंट की जो PSUs हैं वो ज़्यादातर काम करती हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्शन की बात हो रही है, रिफाइनरी भी प्राइवेट सेक्टर की भी हैं और PSUs की भी हैं। कोयले का खनन का जो मेन काम है वो ज़्यादातर PSU जो कोल इंडिया लिमिटेड इसमें काम करे। बिजली उत्पादन में NTPC है। नोट में यहाँ पे लिखा गया है कि भारत के अलावा आइसलैंड, स्वीडन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो पूछ सकता है कि कहाँ पे इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो आइसलैंड, स्वीडन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। तो मिश्रित हम लोग अभी पढ़ ही चुके हैं, तो ये दोनों देख लेते हैं कि पूंजीवादी और समाजवादी क्या होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। तो इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गवर्नमेंट बिजनेस नहीं करती है, मतलब गवर्नमेंट की कंपनियां नहीं होती हैं। सारा जो वस्तु और सेवा का उत्पादन है ना, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, इनका प्रोडक्शन बाजार के हवाले रहता है या निजी क्षेत्र के हवाले रहता है, एक ही चीज़ है। लेकिन गवर्नमेंट वो ऐसे स्कीम, वेलफेयर स्कीम लाती है, लेकिन बिजनेस मतलब कोई कंपनियां नहीं चलाती है। तो वैसे तो दुनिया में प्योरली कोई पूंजीवादी या प्योरली समाजवादी अर्थव्यवस्था अभी बची नहीं है, लेकिन जिसमें ज़्यादा प्रभाव पूंजीवादी का है वो है USA, जर्मनी, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये मेन कंट्री मैंने लिखे हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब हम लोग देखते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो इसमें आर्थिक संसाधनों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, मतलब उस देश के जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं उस पर सरकार का ही कंट्रोल रहता है। प्राइवेट सेक्टर वहाँ पे काम नहीं करते, कंपनियाँ भी सरकार के थ्रू ही काम करती हैं, मतलब सरकारी कंपनियाँ होती हैं वहाँ। तो जब ये जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो मेन आइडिया है
इसको सबसे पहले रूस ने अडॉप्ट किया था, लेकिन उसको इसके घाटा हो गया। तो अब रूस है ना वो पूंजीवादी की तरफ बढ़ रहा है। तो अभी मैंने जैसा बताया कि कोई देश प्योरली पूंजीवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था फॉलो नहीं करता, लेकिन अभी जो देश समाजवादी अर्थव्यवस्था जहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज में मतलब पब्लिक सेक्टर का वहाँ पे जो शेयर है वो प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा है, उसमें चीन, उत्तर कोरिया और क्यूबा, इनके 3 के नाम याद रखने हैं, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया और चाइना। वैसे अर्थव्यवस्था तो मैंने बता ही दिया, एग्जाम्पल भी दे दिए। अब हम लोग देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के 6 सेक्टर क्या होते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। तो मैं इनको आपको समझने के लिए कि ऐसे पूछेगा कि ये काम है ना ये किस में आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में। तो जो प्राइमरी सेक्टर होता है ना वो आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल कच्चा माल जो बनाते हैं, या ज़मीन से निकालेंगे या खेती करके उगाएंगे या जानवरों से लेंगे। तो जानवरों से दूध वगैरह है और बाकी जो चीज़ें मिलती हैं, बाल वगैरह मान लो मिल गए भेड़ों से और बकरियों से, या और भी कोई चीज़ें, खाल वगैरह हो गई, पैदावार जो हो रही है, एग्रीकल्चर हो गई, या खनन जो हो रहा है, वो सब आता है प्राथमिक क्षेत्र में। मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप पढ़ लेना। जो द्वितीयक क्षेत्र होता है तो इस रॉ मटेरियल से कुछ मतलब रॉ मटेरियल जो मिला उससे कुछ उसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर देना, तो वो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, सेकेंडरी सेक्टर के। तो जैसे बिजली उत्पादन है, तो बिजली उत्पादन कैसे होता है, उसके लिए कोल चाहिए, तो कोल से बिजली बनती है, या तो अलग अलग तरह के प्लांट हो सकते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में टरबाइन वगैरह पहले बनाई जाती हैं, फिर बिजली का उत्पादन होता है। कपड़ा उद्योग तो पहले प्राइमरी सेक्टर से लिया जाएगा। कॉटन, वूल या नेचुरल फाइबर जो हैं, अब आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रहा, आर्टिफिशियल फाइबर तो बनाए जाने लगे हैं, जैसे हो गया ये रेयॉन, टेरिकॉट, बहुत सारे हैं। तो कपड़ा उद्योग में जो रेसे हैं ना वो कॉटन और वूल, ये सब, सिल्क, ये प्राइमरी सेक्टर से लेके उसको कपड़ा बना देते हैं, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में होगा। विनिर्माण उद्योग मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो भी कारखाने चल रहे हैं उसमें, वो सब सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। जो टर्सरी सेक्टर है वो उसको सर्विस सेक्टर ही बोला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सेवा क्षेत्र मतलब जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो आप कहीं पे भी जाओ, जैसे बार्बर शॉप में जाते हो कटिंग कटाने, तो वो भी सेवा है। आप बस से या ट्रेन से कहीं पे जा रहे हो तो ट्रांसपोर्ट हो गया, ये भी टर्सरी सेक्टर है। आप कहीं पे पढ़ रहे हो, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये टर्सरी सेक्टर में आता है। बैंकिंग, बैंक में सेवा मिलती है ना, कोई प्रोडक्ट तो मिलता नहीं है, तो ये हो गया आपका तृतीय क्षेत्र। तो इस पे क्वेश्चन बन जाता है। पिछली बार क्वेश्चन पीटी 2021 में आया था, उसमें इसी से। तो ये हो गया आपका मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। इतने से ही आपका काम हो जाएगा। आपको कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।